नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी। आज जो क्राइम की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से, जहां एक मर्डर केस को पुलिस ने एक छोटे से क्लू से बहुत ही समझदारी के साथ सॉल्व कर लिया। कैसे ये घटना हुई, कैसे पुलिस ने इस केस को क्रैक किया, क्या इसमें खास बातें हैं, वो सब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। साथ ही एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी मैं सबसे आखिर में पूछूंगा और कल जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका भी जवाब आज दूंगा। तो आइए और इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे कहानी पर आते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं। ये वाकया जो है विशाखापट्टनम का है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। 13 जून की घटना है 2020 की। एक लोकेलिटी है जिस जगह का नाम है पेंडुरत्ती। तो पेंडुरत्ती थाना इलाके के एक रिहायशी कॉलोनी में एक मकान में एक बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी। इनकी उम्र 60 साल की थी और नाम था राजलक्ष्मी महंती। तो राजलक्ष्मी महंती जो है अचानक एक रोज़ 13 जून को अपने घर में मृत पाई गई। जब इनके घर पर लोगों ने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा लोगों ने रियलाइज़ किया कि वो खुला हुआ है। लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर उनकी लाश पड़ी है और साथ ही घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। खासकर देखने से ऐसा लगता था कि घर से कीमती चीज़ें गायब है। तो प्राइमा फेसाई ये मामला जो है लूटपाट के लिए कत्ल का लग रहा था और ये जो है एक विडो लेडी थी जिनके पति का निधन हो चुका था और ये उस मकान में अकेली रहती थी। लेकिन कौन इनको मार कर गया, कब लूटपाट हुई, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब पुलिस को इसके बारे में खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने डेड बॉडी का मुआयना किया, फिर उसे रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। ऊपरी तौर पर लाश को देखकर यह लग रहा था कि शायद बुजुर्ग महिला की हत्या उनकी गला घोंट कर की गई है। और साथ ही पुलिस ने यह भी देखा कि घर की अलमारी जो है वो खुली हुई है, चीज़ें जो है वो बिखरी हुई हैं। लेकिन एक ख़ास बात यह भी थी कि एंट्री जो है उस मकान में फ्रेंडली थी, यानी दरवाज़ा खुद राजलक्ष्मी ने खोला था। कोई ज़बरदस्ती फोर्सफुली उस घर के अंदर एंटर नहीं हुआ था और इस तरह के कोई निशान न तो दरवाजे पर थे और न ही आसपास के लोगों ने कोई शोर शराबा सुना था या नोटिस किया था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि शायद कोई जानकार हो जिसने लूटपाट के लिए इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया हो। अब डेड बॉडी तो पोस्टमार्टम के लिए चली गई। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की, फिर कुछ नाते रिश्तेदारों से पूछताछ की। सारे लोग क्लूलेस थे, किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि उनके साथ ये घटना कैसे हुई और किसने की। इस तरह से 48 घंटे का वक्त गुजर गया। 48 घंटे बाद पुलिस को इस मामले में पहला क्लू मिला। एक पड़ोस का ही रहने वाला आदमी, उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और उसे याद आया कि जिस दिन की यह घटना बताई जा रही है 13 जून की, उसने उस दिन राजलक्ष्मी के घर के बाहर एक काले रंग की बाइक दोपहर 12 बजे से 1 बजे के दरमियान पार्क्ड देखी थी। उसने नोटिस किया था कि राजलक्ष्मी के घर के बाहर एक काले रंग की बाइक रखी थी, उस दिन पार्क की हुई थी 13 जून को। तो ये बात उसने पुलिस को बताने का तय किया और जैसे ही पुलिस को उसने ये बात बताई तो पुलिस को इस बाइक की सूरत में पहला क्लू मिला। पुलिस ने उससे पूछा कि अच्छा बाइक का मेक क्या था, आप बता सकते हैं? उसने बाइक का मेक भी बताया, लेकिन बाइक का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो नहीं बता पाया। तो कहने का मतलब ये कि एक कदम आगे 2 कदम पीछे वाली बात हुई। जानकारी तो मिली, ये भी पता चला कि एक काले रंग की बाइक थी और इसी टाइम फ्रेम में थी, लेकिन वो बाइक किसकी थी वो ये नहीं बता पा रहा था और रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं बता पा रहा था। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं थी, इस क्लू को सब्सटेंशिएट करने वाले, मतलब इस क्लू से जुड़ने वाला एक दूसरा क्लू भी पुलिस को मिल गया। वो ये था कि जब पुलिस ने डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया और जब उसकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि राजलक्ष्मी की हत्या जो है वो 13 जून को, जिस रोज की यह घटना है, दोपहर 12 बजे से 2 बजे के दरमियान हुई थी। और बाइक जो है उसे नोटिस करने वाले और देखने वाले शख्स ने भी पुलिस को यह बताया था कि बाइक उसने दोपहर 12 से 1 के बीच देखी थी। तो कहने का मतलब यह कि दोनों चीजें कोरिलेट कर रही थी। कहने का मतलब यह भी है कि शायद जो कातिल है वो उस काले रंग की बाइक पर ही सवार होकर आया था। लेकिन वो कातिल कौन था, इसके बारे में पुलिस को पता लगाना था और पुलिस को फिलहाल कोई क्लू इस मामले में और नहीं मिल पा रही थी। पुलिस ने उस आदमी के साथ थोड़ा और वक्त गुजारा, उसको थाने में बुलाया गया, चाय वाय पिलाई, पूछा कि थोड़ा और दिमाग पे जोर डालो और कोई चीज़ अगर तुमने नोटिस की हो उस बाइक के बारे में या बाइक पर आते जाते किसी आदमी के बारे में। तो बहुत देर तक सोचने के बाद
उस आदमी ने ये बताया कि मैंने बाइक पर किसी को आते जाते तो नहीं देखा, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है उस बाइक पर महंती लिखा हुआ था। जब उसने ये बात बताई तो पुलिस का दिमाग जो है फिर से क्लिक किया, क्योंकि जिनकी हत्या हुई थी उनका नाम भी राजलक्ष्मी महंती था और काले रंग की वो बाइक जिससे कातिल, संदिग्ध कातिल आया था, उस पर भी महंती लिखा हुआ था। कहने का मतलब ये कि ये बात अब एक तरह से क्लियर होने लगी थी कि कोई बहुत ही करीबी आदमी या हो सकता है परिवार का ही कोई आदमी इस कत्ल की घटना में शामिल हो। अब पुलिस ने बड़ी खामोशी से ये पता लगाने की शुरुआत की कि महंती परिवार में जो इनका पूरा एक्सटेंडेड फैमिली है, नाते रिश्तेदार हैं, उसमें किसके पास काले रंग की बाइक है और कितने लोगों के पास है। तो पुलिस ने जब ये पता लगाया तो पुलिस को पता चला कि विशाखापट्टनम के पास एक और सिटी है पास में ही, विजयनगरम। विजयनगरम में एक जगह है जिस जगह का नाम है नेल्ली मरला, और उस नेल्ली मरला में इनका देवर, राजलक्ष्मी महंती का देवर रहता है जिसका नाम है जोगू नायडू, और जोगू नायडू के पास एक काले रंग की बाइक है। पुलिस को ये बात कंफर्म पता चली। अब पुलिस ने बिना वक्त गवाए हुए विशाखापट्टनम से पुलिस सीधे विजयनगरम पहुंची और जोगू नायडू के घर पहुंची, और उससे बिना पूछे हुए जब पुलिस ने जायज़ा लिया तो पुलिस ने नोटिस किया कि हाँ, वाकई घर के सामने एक बाइक खड़ी है काले रंग की और उस पर महंती भी लिखा हुआ है। अब पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो जोगू नायडू ही इस मर्डर केस में होगा, क्योंकि बाइक उसी की है, महंती भी लिखा हुआ है और ये रिश्तेदार भी है, रिश्ते में देवर लगता है। तो पुलिस ने जोगू नायडू से पूछताछ शुरू की, लेकिन शुरुआती पूछताछ में ही पुलिस को यह एहसास हो गया कि इस केस से जोगू नायडू का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक तो जोगू नायडू बहुत शॉक्ड था, हैरान था, और उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ये बता रही थी कि वो ऑनेस्ट है और कहीं से भी इस मर्डर केस में उसका कोई रोल हो सकता है, ऐसा पुलिस को उससे पूछताछ करने के दौरान उसके हाव भाव से बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो जोगू नायडू से पुलिस ने फाइनली खुलकर कहा कि देखो ऐसा है, तुम्हारी ये काले रंग की बाइक, अगर तुमने कत्ल नहीं किया है तो भी तुम्हारी इस बाइक का इस्तेमाल हुआ है। तुम अब ये बताओ कि इस काले रंग की बाइक को और कौन कौन चलाता है। जोगू नायडू ने कहा मैं अकेला ही चलाता हूं। तो पुलिस ने कहा जोर डालो दिमाग पर और याद करो कि ये बाइक कभी तुमने किसी को दी थी। इस बात पर उसको एक बात याद आई पुलिस के इस सवाल पर, और उसको ये याद आया कि उसने ये बाइक जो है 11 से लेकर 15 जून के दरमियान अपने एक दोस्त को दे रखी थी, जिस दोस्त का नाम है लंका मोहन राव। लंका मोहन राव एक आर्मी मैन है, यानी फौजी, और उसको उसने ये बाइक कुछ दिन पहले दी थी। उसको ये बात याद आ गई। जैसे ही याद आई उसे ये बात, तो फिर पुलिस ने लंका मोहन राव को इंटरसेप्ट करने की कोशिश शुरू कर दी, और फाइनली तकरीबन 3 से 4 दिनों के दरमियान पुलिस ने उस लंका मोहन राव को पकड़ लिया और उससे बताया कि हमारे पास बहुत क्लिंचिंग एविडेंस है, तुम इस मामले में शामिल हो, क्या है, क्यों तुमने इस घटना को अंजाम दिया, ये सारी बात बताओ। पहले वो मना करता रहा, वो फौजी था, पहले मना करता रहा। पुलिस भी उससे पूछताछ करने में थोड़ा एहतियात बरत रही थी, क्योंकि फौजी है तो उसका एक अलग रेस्पेक्ट होता है, अलग दर्जा होता है। तो खैर पुलिस ने फाइनली उससे सख्ती की और उसने कबूल कर लिया कि हाँ, इस घटना को 13 जून की दोपहर को उसी ने अंजाम दिया था। दोपहर को 1 से 2 बजे के बीच वो राजलक्ष्मी महंती के घर गया था। दरवाज़ा उसने खुलवाया, क्योंकि वो जोगू नायडू के ज़रिए से राजलक्ष्मी महंती को जानता था और कभी कभी उनसे मिलता जुलता भी रहता था, बुज़ुर्ग महिला से। तो उसे इस बात का एहसास था कि उनके पास काफ़ी रुपए पैसे हैं या होंगे, और इसी रुपए पैसे के लूटपाट के लिए उसने ये पूरी साजिश रची थी। और जैसा कि सीन ऑफ क्राइम से भी पता चलता था, घर में घुसने के बाद उसने गला घोंट कर राजलक्ष्मी की जान ली थी, और 30,000 रुपये नकद और 15 तोला सोने के जेवर इस आदमी ने उस कत्ल को अंजाम देने के बाद लूट लिया था। और अब जब वो जुर्म कबूल चुका था तो उसकी निशानदेही पर पुलिस ने इसका कुछ एक पोर्शन जो है वो रिकवर भी कर लिया, जिससे ये भी बात साफ हो गई कि हाँ, यही उस मर्डर में इन्वॉल्व था। कबूल तो वो कर ही रहा था, लेकिन एविडेंस भी पुलिस के कुछ हाथ लगे। अब सवाल यह है कि उसने इस कत्ल को क्यों अंजाम दिया। तो मोटिव तो ये क्लियर है कि उसने लूटपाट के लिए ही अंजाम दिया, लेकिन उसकी कुछ आदतें ऐसी थी जो बहुत बुरी थी, और उन बुरी आदतों की वजह से उसे जुर्म की दुनिया में कदम रखने पड़े।
हुआ यूं कि ये जो लंका मोहन राव था ये आर्मी में तो था और इंजीनियरिंग यूनिट बेंगलुरु में तैनात था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से छुट्टी पर था और वो वापस उसने ड्यूटी ज्वाइन भी नहीं की थी, जबकि उसकी छुट्टी जो है वो ख़त्म भी हो गई थी। और इन सारी चीज़ों के पीछे जो वजह है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस की। और फाइनेंशियल क्राइसिस सिर्फ इस वजह से नहीं कि कोई मुसीबत परिवार पर आ गई है, कोई दिक्कत है, बल्कि इसकी बुरी आदतें थी। इसको हर रोज़ नई नई लड़कियों से मिलने का शौक़ बहुत ज़्यादा था और साथ ही ये जुआ भी खेलता था। और इन आदतों की वजह से, इन बुरी आदतों की वजह से वो काफ़ी कर्ज में था, लोन में डूबा हुआ था। तो उसको लगा कि शॉर्टकट में पैसे कमाने का और रातों रात अपने सारे कर्ज को चुकाने का यही तरीका हो सकता है कि वो बुजुर्ग महिला की हत्या कर दे जो अकेली रहती है और लूटपाट करे। तो वो अपने शुरुआती मोटिव या इरादे में तो कामयाब हुआ, लेकिन आखिरकार जो मौका वारदात पर बाइक थी और बाइक में जो महंती लिखा हुआ था उसकी वजह से फाइनली ये लड़का जो है वो पकड़ा गया। अब बात कल के सवाल की जो मैंने कल आप सबसे पूछा था। कल मैंने ये पूछा था कि आकाश गंगा में बहुत सारे तारे होते हैं और हमारी धरती पर वो कौन सी चीज़ है जिसके बगैर इंसान एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता, और वो चीज़ उन तारों से भी कहीं बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास मौजूद है, मात्रा में हमारे पास मौजूद है। तो ज़्यादातर लोगों ने इस सवाल का जवाब हवा यानी एयर या ऑक्सीजन के तौर पर दिया है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ये सारे जवाब जो हैं ऑक्सीजन, एयर या हवा, ये बहुत क्लोज टू राइट है, लेकिन परफेक्टली राइट नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो जवाब है वो है पेड़, हवा नहीं पेड़। तो आकाशगंगा में जो तारे हैं, अब तक का जो अनुमान है, जो गिनती खगोल शास्त्रियों ने की है उसके मुताबिक तकरीबन 400 अरब तारे हमारे आकाशगंगा में मौजूद हैं। और जो पेड़ इस धरती पर हैं वो है 3 ट्रिलियन, और ये 3 ट्रिलियन की जो तादाद है वो तारों से भी कई गुना ज़्यादा है। जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया उनका नाम प्रवीण कुमार है। और भी लोगों ने सही जवाब दिए, लेकिन प्रवीण कुमार जी ने सबसे पहले इसका सही उत्तर दिया था, तो इसीलिए प्रवीण कुमार जी का मैं ख़ास तौर पर अभी जिक्र कर रहा हूँ और नाम ले रहा हूँ। तो प्रवीण जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। कल के लिए एक सवाल मैं आप सबको पूछना चाहता हूँ, वो ये कि अगर माइक्रोवेव ओवन में एक अंगूर डाला जाए और माइक्रोवेव ओवन को ऑन किया जाए तो क्या हो सकता है, और जो भी हो सकता है वो क्यों हो सकता है? इस सवाल का जवाब आप लोग प्लीज़ देने की कोशिश करें, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को घर में बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। मेरे हिसाब से ये जो मेरा रिक्वेस्ट है इसमें भी एक हिंट या क्लू आप सबके लिए छुपा हुआ है। आप लोग प्लीज़ जवाब दीजिए और साथ ही ये भी बताने की कोशिश कीजिए कि जो भी होगा माइक्रोवेव ओवन में अंगूर डालकर अगर हम उसको चलाते हैं, ऑन करते हैं, तो वो क्यों होगा, उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। प्लीज़ इसका भी उत्तर देने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तो आज की कहानी या पहेली जो भी है या सवाल जो भी है वो यहीं तक। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जो वीडियो हमने कल अपलोड किया था उस पर आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, कुछ उन कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। समन्विता, अच्छा समन्विता साहा, आई एम सॉरी इसको स्पेल करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। 47 के नाम से आईडी है और इन्होंने लिखा है कि वो मीठू हैं कोलकाता से और हाउसवाइफ हैं। वो बहुत मेरा ये शो जो है बहुत पसंद करती हैं और ख़ासकर उनको इस बात पर बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं बीइंग अ बंगाली इस तरह की हिंदी बोल लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच समन्विता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश वर्मा जी का भी कमेंट आया है और विजेंद्र सिंह जी हर रोज़ कमेंट करते ही हैं, इसमें मतलब मैं थैंकफुल हूँ आपका। प्रशांत साहा जी का भी कमेंट आया है, वेरी नाइस, उन्होंने लिखा है। अवैस शाह, प्रवीण कुमार और भारती रामप्पा जे के नाम से भी कमेंट है, बहुत सारे कमेंट जे के नाम से है। और राजवीर सिंह जी हैं। किशन कुमार, देखिए कैसी विडंबना है, किशन कुमार ने जो कमेंट किया उन्होंने लिखा है ये एंकर झूठा है मेरे बारे में, और उसके किशन के नीचे ठीक जो है हमारे एक दूसरे दर्शक हैं, उनका नाम है कृष्णा कुमार, उन्होंने लिखा है कम शब्दों में पूरी जानकारी। मतलब उनको मेरी बात या मेरे वीडियोस जो है वो सुनकर अच्छे लगे, तो थैंक यू वेरी मच, दोनों का मैं धन्यवाद करता हूँ। अबू जाहीन साहब हैं, सचिन यादव और अर्चना रुकाडे, अजीत दुबे, आज़ाद अंसारी सफ़र, दुर्गा करकी, जहदुल इस्लाम, जस्मीन बी, गौतम सहारे, मिनी थॉमस, दत्तात्रेय अवध,
और परूप शिष्ठा जी हैं, कृष्ण नेहरा जी हैं, रेखा भट्ट, फारूक अंसारी, राहुल कुमार, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। मैं सारे लोगों का नाम एक दिन में नहीं पढ़ सकता हूं और वीडियो के ड्यूरेशन को लेकर भी कुछ लिमिटेशंस है, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं जिन लोगों का नाम नहीं पढ़ रहा हूं। और फिलहाल आप सबसे इजाज़त चाहिए। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।